सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप लाइटों से सजी जो जगह देख रहे हैं, यह है आकुर्ली मेट्रो स्टेशन। आज आपको बता दें कि मेट्रो की 2 लाइनें 2A और 7 पर ट्रायल रन की शुरुआत मेट्रो की हो चुकी है। 4 महीने के करीब ये ट्रायल रन चलने वाला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है ट्रायल रन के लिए। 4 महीने ट्रायल चलने के दौरान इसके सभी सुरक्षा मानकों के परीक्षण के बाद अक्टूबर महीने से आम जनता इसमें सफर कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। ये दोनों रूट की जो मेट्रो है वो शुरू होने के बाद मुंबई में मेट्रो का जाल और फैलाया जाएगा। फिलहाल मुंबई में अंधेरी से घाटकोपर और इसी एक रूट में मेट्रो चल रही है। जब अन्य रूट्स में भी मेट्रो चलने लगेगी तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और जहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं वहां 20 मिनट लगा करेंगे। ये जो रूट है फिलहाल वो 20 किलोमीटर का है, जिस पर ट्रायल रन की शुरुआत आज से हुई है। 2026 तक मुंबई मेट्रो के सभी तय प्रोजेक्ट्स पूरे होने का प्रस्ताव है। मुंबई मेट्रो की एक और खासियत ये है इसका मेक इन इंडिया होना। इसे स्वदेशी तकनीक के तहत विकसित किया गया है और बताया जा रहा है कि इससे पर्यावरण को 0 नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों तक इन्हें चलाने के लिए ड्राइवरों की सेवाएं ली जाएंगी और उसके बाद इनमें ड्राइवरों की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम से रन करेगी। तो इस ट्रायल रन की शुरुआत पहले ही होने वाली थी, लेकिन कई मुसीबतों से ये मेट्रो गुजरी है और आखिरकार ट्रायल रन तक पहुंची है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के लोगों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल की शुरुआत की। वोको बच चुका है और ये मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल शुरू हो चुका है। ये ट्रायल इस मेट्रो ट्रेन के जरिए 4 महीने चलेगा। अभी ये ऐसर की तरफ आगे बढ़ रही है। शुरू में 2 महीने BEML इसको रन करेगी। BEML सारे सिस्टम सब सिस्टम को चेक करेगी। उसके बाद RDSO को हैंड ओवर हो जाएगी ट्रेन। वो 2 महीने इसको चेक करेंगे, सारे पेपर्स देखेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, चलाएंगे उसको। हर स्पीड पे चलाएंगे, स्पीड वेरिएशंस पे चलाएंगे। मैक्सिमम स्पीड जो 80 किलोमीटर पर आवर की होती है उस पर चलाएंगे। उसके बाद वो सिंक्रोनाइजेशन होंगे, डोर से सिंक्रोनाइजेशन, जो ये आप देख रहे हैं डोर, सेफ्टी डोर, इससे सिंक्रोनाइजेशन, ये सारे सिंक्रोनाइजेशन होंगे सिग्नलिंग से। और उसके बाद ये कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को हैंड ओवर की जाएगी और लास्ट मंथ में उनके सर्टिफिकेट मिलने के बाद से इसको चलाया जाएगा। कोशिश है कि अक्टूबर महीने तक मेट्रो में आम जनता सफर कर सके। इस बार मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के साथ प्लेटफॉर्म पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें क्या खासियत है बाकी मेट्रो से, तो लाइन 1 के मुकाबले जैसे देखा जाए कि वहाँ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर हैं। जैसे आपने देखा ये जो है डोर आपको उसका ऑपरेशन करके दिखाया गया है। अभी ये खुला हुआ है। अभी ये खुला हुआ है। जब गाड़ी आएगी, गाड़ी यहाँ रुकेगी, उसका कोच का डोर इसके प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर से मैच करेगा, उसके बाद ही ये डोर खुलेगा। अदरवाइज नॉर्मली ये डोर हमेशा बंद रहेगा। हालांकि मेट्रो के साथ राजनीति भी चल पड़ी है। आकुर्ली स्टेशन पर बीजेपी ने काले झंडे दिखाए, याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने औरे कॉलोनी में मेट्रो शेड रद्द की थी। उन्हें अब मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर क्रेडिट लेने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री खुलने की इजाजत मिल चुकी है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे और जानने की कोशिश की कि 1.5 महीने के बाद फैक्ट्री खुलने का अनुभव कैसा रहा। पूर्वी दिल्ली का झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया। सोमवार से दिल्ली में फैक्ट्री चलाने की इजाजत दे दी गई है। बावजूद इसके कुछ कारखानों पर ताले दिखे। शाहदरा एल्यूमिनियम फैक्ट्री में हमें काम होता दिखाई दिया। 1953 से चल रही इस फैक्ट्री में एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का काम होता है। फैक्ट्री मालिक गुरिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को पहले दिन 60% वर्कर काम पर आए, क्योंकि इनका घर आसपास ही था। बाकी यूपी बिहार वाले अपने गांव चले गए। साथ ही जो माल बना रहे हैं उसको कहां बेचें, क्योंकि बाजार तो सब बंद हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कि लेबर बहुत कम है यहाँ पर। 60% लेबर हमारी फैक्ट्री में। अच्छा। जिसकी वजह से कहीं भी काम प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। और आगे हम जो माल बना रहे हैं वो सारा स्टॉक हो रहा है।
हम कहाँ बेचें माल आगे? जब तक मार्केट आगे नहीं खुलेगी हम अपना माल नहीं बेच सकते आगे कहीं। हालांकि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर इस बात से खुश हैं कि 1.5 महीने बाद फैक्ट्री खुली है और काम शुरू हुआ है। अब देखो, अब जैसे जैसे काम चलता रहेगा वैसे ही मालिक लोग भी हमें देंगे। बहुत बड़ी चिंता खत्म हुई जी। अपना आदमी घर में पड़े पड़े खराब हो जाता है। यहाँ थोड़े अपना काम धंधा में लगा रहता, आदमी शरीर भी सही रहता। चाहत तो है, काम टाइम पास भी हो जाएगा यहाँ पे, घर वैसे टाइम पास भी नहीं होता है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि पहले दिन मजदूरों की किल्लत तो है ही, साथ ही मजदूरों के आने के लिए जरूरी ई पास भी नहीं बन रहे। कुछ विषय ऐसे हैं जो आज हमें जिनको तकलीफ हुई है। एक सरकार ने जो रूल बनाया कि ई पास, दिल्ली में 1 लाख के करीब फैक्ट्रियाँ हैं, 10 लाख लोग काम करते हैं। कल से हम लोग लगे हुए हैं, जब से इन्होंने ऑर्डर दिया ई पास, पर ई पास जनरेट नहीं हो रहे। कहीं कहीं एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है। अब बिना ई पास के कैसे वर्कर आएंगे, कैसे हम लोग आएंगे, ये एक समस्या है। ई पास की बाध्यता का इनको खत्म करना चाहिए। मजदूर वर्ग में ज्यादातर लोग 45 साल के नीचे के हैं जिनको कोरोना टीका नहीं लगा है। फैक्ट्री मालिकों की एसोसिएशन वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश में है। वैक्सीनेशन जो मेन मुद्दा है, वैक्सीनेशन का, लेबर का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि लेबर एक ऐसा मालिक भी उसके इंटैक्ट में आएगा और आपस में भी एक दूसरे के काम में आएंगी। लेबर का 100% वैक्सीनेशन से उद्योगों का संचालन भी पूर्ण रूप से होगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और उद्योग भी सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि पास सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर किया जाएगा। पोर्टल में शायद थोड़ी दिक्कत थी, उसको ठीक कर देंगे। जो जो दिक्कतें आ रही हैं, लोगों का जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, जिस चीज़ में दिक्कत आ रही है उसको ठीक करेंगे। अनलॉक की शुरुआत में इस बार भी लगभग वही समस्याएं आ रही हैं जैसी पिछली बार अनलॉक के समय में आई थी। सरकार या बाकी कोई और इनका समाधान करने की कितनी भी कोशिश कर ले, सही मायनों में समस्याओं का अंत तभी होगा जब पूरी अर्थव्यवस्था खोली जाएगी, यानी कि पूरी तरह से अनलॉक किया जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक पिता अपने 6 महीने की बच्ची को, उसके शव को हाथ में लिए रो बिलख रहा है। बाराबंकी के एक सरकारी अस्पताल के बाहर वो खड़ा है। पिता का कहना है कि उसकी बच्ची गिर गई थी, जिसके बाद वो उसे अस्पताल लेकर आया था। 2 घंटे तक उसे डॉक्टर नहीं मिले और इलाज नहीं मिलने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। 2 घंटा हो गए भैया, हमका 2 घंटा एक डॉक्टर नहीं आ पाएगा। कितनी तकलीफ है इस शख्स के रोने में। बाराबंकी के किसी अनजान से गांव का रहने वाला एक नाचीज नामालूम सा शख्स, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी कभी नहीं सुना। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है जो उसका रोना हमारे दिलों को चीर जाता है। लेकिन जिले के सीएमओ कहते हैं कि रोने वाला झूठ बोल रहा है। कोई ऑक्सीजन लगा दिया तो बच जाते। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था। अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ी उसकी मां की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती हैं। ये वे लोग हैं जो हाकिमों की दुनिया से हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपनी गुर्बत और महरूमियों में जिंदा हैं। बच्ची की मौत और उसके माँ बाप की ये हालत देख कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस ने ये रोना पीटना देखकर कहा कि जो शिकायत है उसकी तहरीर दो और ये ड्रामा बंद करो। हमारी बिटिया खत्म हो गया, ड्रामा साहब कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं। कैसे गए डॉक्टर? ऐसे नहीं है भाई मरी गए। डॉक्टर कहाँ गए? सीएमओ चाहे जो कहें, लेकिन अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें ये परेशान बाप अपनी बच्ची को गोद में उठाए उसकी जान बचाने के लिए अस्पताल में इधर से उधर दौड़ रहा है।
लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। जब कोई डॉक्टर उसे अस्पताल में नहीं मिला तो घबरा कर वो मुंह से अपनी बेटी को सांस देने लगा कि शायद इससे बच जाए। पिता संदीप शुक्ला ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में लिखा है कि मेरी 6 महीने की बच्ची तख्त से गिरकर जख्मी हो गई थी। मैं घंटों अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों को इधर उधर ढूंढता अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर अस्पताल के CMS डॉक्टर RB राम को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इलाज ना मिलने पे मेरी बेटी की अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब इस रोने वाले पिता और CMO साहब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये तो किसी निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शख्स जिसकी बेटी मर गई है वो एक्टिंग कर रहा है? बाराबंकी में सरफराज वारसी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट राजस्थान से, जहां वैक्सीन बर्बादी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि सिर्फ 2 से 3% वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, लेकिन अगर सोमवार के दैनिक भास्कर की आप रिपोर्ट देखें तो उससे मालूम पड़ता है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां बिना इस्तेमाल किए ही वैक्सीन के वायल फेंके जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने भी राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया है कि बड़ी मात्रा में वैक्सीन के डोजेस बर्बाद हो रहे हैं। वैक्सीन की ये वायल अब एक विवाद का विषय बन गए हैं। आरोप ये है कि ऐसे करीब 500 वायल फेंके गए थे। इनमें कई जगह डोजेस बाकी थी और इस तरह की लापरवाही ऐसे माहौल में कोई अपराध से कम नहीं। ये पड़ताल एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से उजागर हुई है। नंबर इसका पूरा। हम 8 जिलों में गए और करीब 35 सेंटर हमने कवर किए, जो स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ हमने जाके कचरे की जो ढेर में जो वाइल फेंक रखी थी उनमें देखना शुरू किया। हमने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे, उनसे ऐसे जिससे जो ही निकाला तो आप ये देखिए, ये इतनी भरी भरी बोतलें पूरी, मतलब इसमें से 1 डोज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये सब ये देखिए, हमने सरकार को भी हमने बताया है। सबसे पहला रिएक्शन तो ये होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। हमारे पास जो वाइल हैं वो 500 से ज़्यादा वाइल हैं और इनमें बैच नंबर हैं और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है किस डेट को ये दी गई थी सेंटर को। अगर सरकार इसकी जांच कराए तो ये समझ में आ सकता है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है और किस तरीके से जो सिस्टम है राजस्थान का काम कर रहा है। भाजपा भी इस विवाद में कूद पड़ी है, खासकर इसलिए क्योंकि राजस्थान ने बार बार वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र को चेताया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जांच करवाई है और वैक्सीन बर्बादी की बात निराधार है। चिकित्सा मंत्री ने ट्वीट करके कहा है, कोरोना वैक्सीन के हर डोज की पूरी जानकारी केंद्र सरकार के कोविन सॉफ्टवेयर पर दर्ज की जाती है। जिन वायल्स के बारे में अखबार ने जानकारी दी है वह सभी सॉफ्टवेयर में दर्ज है और इन सभी वायल्स का भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार समुचित उपयोग किया गया है। ये रख दो। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। मुंबई शहर के कई अस्पतालों में 40 से 50% ऐसे कोविड मरीज नजर आ रहे हैं जो या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं या तंबाकू के सेवन की वजह से उनके लंग्स पर असर दिख रहा है। ऐसे कोविड मरीजों में न सिर्फ रिकवरी देरी से हो रही है और संक्रमण का फैलाव ज्यादा है, बल्कि इनमें पोस्ट कोविड की तकलीफें भी ज्यादा हैं। ऐसे मरीजों को ज्यादा वेंटिलेटर और ICU की भी जरूरत पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। धूम्रपान, गुटखा और तंबाकू का ज्यादा सेवन करने वालों में कोरोना का असर ज्यादा नजर आ रहा है, उन कोविड मरीजों के मुकाबले जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। मुंबई के डॉक्टर सुहास देसाई मरीजों की चेस्ट स्कैन रिपोर्ट के साथ ये समझा रहे हैं। ये स्मोकर्स में काफी कॉमनली पाया गया है कि ये जो बीमारी है ज्यादा मात्रा में या सीवियर फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम इधर देखेंगे तो ये एक यंग पेशेंट है हुज एज इज अराउंड 35 years एंड ही हैज बीन फाउंड टू बी अ स्मोकर। तो ये हमारे पास पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए आए थे पेशेंट और उनका स्कोर करीबन सिटी का स्कोर 18/25 था और ये अगर आप देखेंगे तो ये लग इन्वॉल्वमेंट उनका जो है काफ़ी सीवियर मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो इसमें COPD के साइंस आपको CT स्कैन की फिल्म में नहीं देखेंगे। ये अगर आप देखोगे तो ये सब निमोनाइटिस के साइंस है, जिसको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ बोलते हैं। ये सब आप देखेंगे तो दीज आर ऑल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़। तो ये
थोड़े कम मात्रा में पाए गए अगर हम प्रीवियस पेशेंट से कंपेयर करेंगे तो। जानकार कहते हैं कि तंबाकू शरीर में ACE2 रिसेप्टर बढ़ाता है। शरीर में इसकी जितनी मात्रा बढ़ती है, संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ता है। कोविड मरीजों में तंबाकू ऑक्सीजन लेवल भी कम करता है। ICU वेंटिलेटर की दरकार भी बढ़ती है। ACE2 एंजाइम होता है वो बढ़ जाता है स्मोकर्स के अंदर, और कोरोना वायरस जो होता है वो इस ACE2 के माध्यम से बॉडी में एंटर करता है। तो स्मोकर्स में ये एंजाइम ज्यादा लेवल में होते हैं उनके ब्रोंकियल के अंदर, और वहां से कोरोना एंटर करता है बॉडी में। नंबर 2, स्मोकर्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होना यानी ऑक्सीजन कम होना, तो नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस कोरोना वायरस की स्मोकर्स के अंदर बढ़ जाती है। ओवरऑल लगता है कि जो पेशेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। ये भी लगता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन का रेट है उसको हम लोग रिलेटिव रिस्क बोलते हैं, वो 1.3 होता है जो स्मोकर्स हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। और सिमिलर चीज़ देखा गया है उनके मौतों में और जो पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल स्मोकिंग से अगर है पेशेंट्स को, अगर वो स्मोकिंग करते हैं और उनको कोविड होता है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। धूम्रपान करने वालों में पोस्ट कोविड की तकलीफ ज्यादा है और कोविड की रिकवरी धीमी। जो स्मोकर्स हैं उनमें कोविड से रिकवरी के भी चांसेस बहुत खराब रहते हैं, क्योंकि लंग्स ऑलरेडी खराब हो चुके होते हैं, तो द रिकवरी टाइम इज मच मोर लॉन्गर इन कोविड इन स्मोकर्स रादर देन इन नॉन स्मोकर्स। ऑल्सो रिमेंबर स्मोकिंग कॉसेस ब्लड क्लॉट्स टू फॉर्म, इट इज ऑल्सो अ प्रो कोएगुलेंट, यानी जो स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोविड में भी यही होता है। कई अस्पतालों में 40 से 50% कोविड मरीज स्मोकर्स हैं। टोबैको कंजम्पशन से जो कोविड-19 के मरीज़ हॉस्पिटल में आते हैं वो आसपास एक 40 to 50% होते हैं, और उनमें थोड़ा सा ज़्यादा कोविड का इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि उनमें फाइब्रोसिस ज़्यादा होने की वजह से तो थोड़े चांसेस उनमें ज़्यादा है। और इनमें से कुछ 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन सीरियस हुए हैं। काफ़ी पेशेंट लोग आते हैं या जनरल पब्लिक भी आते हैं, बोलते हैं हम स्मोकिंग अभी कम कर दिया है। मैं एक ही सवाल उनको पूछता हूँ कि आप ऐसे बता रहे हो जैसे कि पहले आप 10 माले से कूदते थे और कुछ नहीं होता था, तो अभी हम 2 माले या 3 माले से कूदने का चालू किया, वो चलेगा क्या डॉक्टर साहब? आप ही समझ लीजिए इसका परिणाम क्या होता है। चांसेस है कि आपको कुछ ना हो, लेकिन ये रिस्क आप बढ़ा रहे हो। इसीलिए टोबैको की जो भी हैबिट्स है वो सब बंद हो जानी चाहिए। ऐसा कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं जो धूम्रपान करने वालों में कोविड का कम असर देख रहे हों। धूम्रपान से कोविड में फायदे जैसी कोई भी भ्रामक स्टडी या फॉरवर्ड पर कतई भरोसा न करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और किस तरह से कुछ शहरों में बदला है मौसम का मिजाज, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। साथ ही पहलवान की हत्या के आरोप में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस हरिद्वार लेके गई, जहां वारदात के बाद वो सबसे पहले छुपा था। उसके खिलाफ पकोका के तहत भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को सोमवार की सुबह हरिद्वार लेकर पहुंची। आरोप है कि 4-5 मई की रात पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद वो सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश गया। सूत्रों के मुताबिक वहां वो एक प्रभावशाली बाबा के आश्रम में रहा। आरोप है कि उसने अपना मोबाइल भी हरिद्वार में कहीं फेंक दिया। अब सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज FIR में सबूत मिटाने की धारा भी जोड़ी जा रही है। एक तरफ सागर धनखड़ की हत्या को लेकर सुशील कुमार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा और दिल्ली के गैंगस्टरों के साथ उनके रिश्तों को लेकर जांच चल रही है
और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस अब सुशील कुमार के खिलाफ मकोका के तहत भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मकोका जैसा कानून संगठित अपराध में शामिल लोगों पर लगाया जाता है। आरोप है कि सुशील 2018 से दो बड़े गैंगस्टरों नीरज बबाना और संदीप काला के लिए काम करते थे। गैंगस्टर सुशील के जरिए जबरन उगाही, संपत्तियों पर कब्जा और टोल नाकों पर टैक्स की वसूली का काम करते थे। लेकिन सागर धनखड़ की हत्या के दौरान सुशील ने नीरज बबाना और असौदा गैंग का सहारा लेकर संदीप काला के भतीजे सोनू को भी पीट दिया, जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। दिल्ली पुलिस संदीप काला, नीरज बबाना और कई गैंगस्टरों पर पहले ही मकोका लगा चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार कुश्ती के अखाड़े से निकलकर अपराध के सफर की शुरुआत काफी पहले ही कर चुके थे। पहलवानों और गैंगस्टरों के इस गठजोड़ ने कई कारनामे किए। अब देखना होगा कि पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कहां तक कर पाती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मुंबई और शिमला में जहां हल्की बारिश हुई, वहीं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश की वजह से हाईवे का एक हिस्सा गिर गया। ये ईटानगर का NH 415 है। यहाँ इतनी जोरदार बारिश हुई कि इस हाईवे का एक हिस्सा ही ढह गया। आसपास गुजर रही गाड़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिरा हुआ हिस्सा कितना बड़ा होगा। वहीं शिमला में भी तेज़ आंधी और बारिश हुई, कुछ पेड़ भी उखड़कर गिर गए, जिससे रास्ते बंद हो गए। मुंबई के भी कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश देखने को मिली। ये तस्वीर कांदिवली और मलाड की है। और मुंबई के इस नए नवेले आकुर्ली मेट्रो स्टेशन से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।